हेलो, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ वेदा एकेडमी। और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हैं यहाँ पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आजकल न्यूज़ में है बहुत, और हम लोग इसको आज एक डिटेल तरीके से समझेंगे। और जो हमारे पास ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस है, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम जो थी, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे एंड वी विल कंपेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये एक बहुत ही छोटा सा और एक डिटेल वीडियो होगा। बेसिकली जो टॉपिक मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली यूपीएस है क्या, क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको, चूंकि हमारे पास पेंशन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज अभी चल रहे थे, तो उसी को काउंटर करते हुए गवर्नमेंट ने इसको रिलीज किया है। ठीक है, तो यूपीएस एक्चुअली है क्या, अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा डिटेल में कि भाई यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस ये तीनों चीजें क्या थी। मेन जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो यूपीएस के बारे में रहेगा कि यूपीएस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, आपने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे देखा होगा कि यूपीएस है क्या। आज थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल्स, राइट। ओके, तो इसमें क्या है कि जो हमारे पास एक डिस्कशन रहेगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में। ठीक है, दूसरी चीज ये रहेगी कि जो हमारे पास एक सुपर एन्युटेड अमाउंट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि एक सुपर एन्युटेड अमाउंट पे हमें इस यूपीएस में दिया जाएगा, वो क्या होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास हम एक एनालिसिस ये करेंगे कि कौन सी पेंशन बेहतर है। एक्चुअली इट विल बी ऑल अप टू यू, आप लोग कैसे इस तरीके से इस चीज को कैसे एनालाइज करते हैं, और आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं कि भाई कौन सी पेंशन स्कीम बेहतर है। ठीक है, तो हमारे पास थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि यूपीएस एक्चुअली में है क्या और यूपीएस क्या कहना चाहती है, एनपीएस से कैसे अलग। देखो, पहले यूपीएस थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि हमारे पास जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, लगभग 23 लाख एम्प्लॉइज की बात अभी हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास अभी एम्प्लॉय है, एग्जिस्टिंग जो कर्मचारी है, उनको एक अश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। उनका जो जब वो रिटायर होंगे, तो जो रिटायर होने से पहले जो 12 महीने थे, यानी कि उससे पहले जो 12 महीने उन्होंने एक एवरेज बेसिक सैलरी जो भी प्राप्त की है, वो जो एवरेज अमाउंट होगा उसका 50% एज ए पेंशन उनको दिया जाएगा, राइट। अब इसको मैं एज एन एग्जांपल, एक एग्जांपल की हेल्प से भी बताऊंगा। रिटायरिंग गवर्नमेंट स्टाफ टू गेट 50% ऑफ देयर एवरेज बेसिक पे फ्रॉम द लास्ट 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट इफ दे हैव कंप्लीटेड अ मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, हमेशा याद रखना कि अगर आपने मिनिमम 25 साल की सर्विस की है तब आपको 50% अमाउंट। ठीक है, आपके जो 12 महीने बेसिक सैलरी के एवरेज अमाउंट का। ठीक है, तो उसका 50% आपको मिलेगा। इसमें एक फैमिली पेंशन भी है भाई। अगर कोई भी मान के चलो गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी भी कारणवश कुछ भी हो जाता है उसको, दैट मींस उसकी डेथ हो जाती है, दोनों या कुछ भी हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास नेक्स्ट किन टू गेट 60% ऑफ द पेंशन अमाउंट आफ्टर रिटायर्ड गवर्नमेंट स्टाफ्स डेथ। ठीक है, यानी कि जो मेरे पास कोई भी जो एम्प्लॉय था जिसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उस केस में फैमिली को 60%, जो भी वो हमारे पास एक एवरेज अमाउंट आया था 12 महीने का, उसका 60%। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मिनिमम पेंशन, अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर मिनिमम 10 साल की सर्विस करता है, तो उसको एक मिनिमम अमाउंट 10,000 रुपए पर मंथ के पर मंथ उसको एज ए पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, गारंटेड मंथली पेंशन ऑफ 10,000 फॉर दोज हु रिटायर एट लीस्ट 10 ईयर्स ऑफ। किसी ने अगर 10 साल की सर्विस दी है, तो उस केस में हमारे क्या होगा, सर जी हमें उनको 10,000 रुपए एज ए पेंशन प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास क्या है, इस यूपीएस के थ्रू हमें प्राप्त हुई है कि भाई इस तरीके से हमें मिलेगी। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल के बेसिस पे समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक एम्प्लॉय था, उसकी जो हमारे पास लास्ट 12 मंथ की सैलरी थी, ठीक है, 12 मंथ्स जो बेसिक सैलरी रही, उसके बारे में अगर मैं कहूँ, मेरे पास जो बेसिक सैलरी थी 12 मंथ का जो एवरेज बनकर के आया था बेसिक सैलरी, मान के चलो ये मेरे पास 2 लाख रुपए थे। ठीक है, कि भाई 2 लाख रुपए पिछले 12 महीने में जो हमारे पास एवरेज अमाउंट आया, तो वो कह रहे हैं कि इसका 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और इस 50% जैसे मान के चलो मेरे पास 1 लाख रुपए बन रहा है, ठीक है, इसका 50% 1 लाख रुपए बन रहा है, प्लस आपको एक डीआर, यानी कि देखो एक होता है डीए, एक होता है डीआर, डियरनेस अलाउंस। ये डियरनेस अलाउंस तब ज्यादा है जब आदमी सर्विस दे रहा हो, यानी कि जो अभी जॉब कर रहा है। और इसी डीए को ही डियरनेस रिलीफ बोल देते हैं जब आदमी रिटायर हो जाता है। कोई भी एम्प्लॉय अगर रिटायर हो जाता है तो डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर मान के चलो अभी करंट रेट मान के चलो 50% है, तो 50% ऑफ दिस 50% मिलेगा। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 50,000 रुपए और जुड़ जाए। तो अब इसकी जो पेंशन बनेगी, ये जो एम्प्लॉय रहा होगा इसकी पेंशन होगी कितनी भैया, 1,50,000। तो ये पेंशन उसको मिलेगी, ठीक है ना, 1,50,000 इतनी पेंशन मिलेगी। बात समझ आए तो बताओ, ठीक है ना। तो ये आपको इतना मिलेगा, क्लियर है। तो ये यूपीएस कह रहा है कि यूपीएस के थ्रू आपको इतनी मंथली पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। अगर कोई भी एम्प्लॉय 25 साल के बाद उसका जो बेसिक पे था
पिछले 12 महीने का अगर वो 2 लाख निकल करके आता है तो उसका 50% प्लस उस 50% पे जो भी डीआर एग्जिस्टिंग डीआर रहा होगा और ये 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल 2025 से। ये भी आपको याद रखना है। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी, ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। तो समझ में अगर आपको इस तरीके से समझना कि भई क्या ये एक अच्छी चीज़ है? एक्चुअली एनपीएस से अकॉर्डिंग टू मैं एनपीएस से बेहतर है बट एनपीएस के भी कुछ फ़ायदे हैं, इसके कुछ अलग फ़ायदे यहाँ पे एक एक एश्योर्ड अमाउंट है मंथली। एनपीएस में क्या होता है उसको भी मैं डिस्कस करूँगा, थोड़ा-सा बता देता हूँ। एनपीएस में कुछ एक कॉर्पस बनता है, आपकी सेविंग का, कुछ गवर्नमेंट उसमें ऐड करती है और उस कॉर्पस में से जो भी एक टोटल अमाउंट बनेगा उसका 60% आप एक टाइम में ही निकाल सकते हैं जो कि टैक्स फ्री अमाउंट होगा। फिर जो 40% होता है उसको गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, फिर उसके बेसिस पे आपको रिटर्न्स दिया जाता है कि भई जो 40% आपका अमाउंट हो किस प्रकार से दिया जाएगा। तो बेसिकली वहाँ पे मार्केट फ्लक्चुएशन जो भी आज के टाइम में मार्केट जैसे बिहेव कर रही है उसके बेसिस पे उसको इन्वेस्ट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट में जो भी आपका रिटर्न आता है, तो उस तरीके से फिर आप उसको प्राप्त करते हैं। देयर इज़ नो assured अमाउंट कि हाँ आपको इतना मिलेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन आल्सो। यहाँ पे सब कुछ फिक्स है, यहाँ पे सब कुछ फिक्स है। तो थोड़ा-सा एक बारी हम ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में एक बारी कंपैरिजन कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको इनको अलग-अलग से भी बताऊँगा। वैसे कंपैरिजन में ही आपको सब कुछ पता लग जाएगा। जैसे इसमें एलिजिबल कौन था भाई ओपीएस में? ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयी विद एट लीस्ट 10 ईयर ऑफ सर्विस। देखो, ओपीएस की जो खास बात थी ना वो यही थी कि यहाँ पे आपको केवल और केवल 10 साल की सर्विस देनी, केवल और केवल 10 साल की। उसमें आपको आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उसका 50% प्लस डीए मिलता, यानी कि डीआर मिलता, अगर मैं रिटायरमेंट के रिस्पेक्ट में बताऊँ। जो एनपीएस है, एनपीएस क्या कहती है कि हमारे पास जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था तो ये केवल और केवल जो हमारे पास गवर्नमेंट सर्वेंट थे उन्हीं के लिए था बट बाद में इसको गवर्नमेंट ने 2009 में इसको एक जनरल पब्लिक यानी तो जितने भी भारत के सिटीजन है इवन एनआरआईज़ के लिए भी इसको लागू कर दिया था, कि भई इसमें एनआरआई भी क्या कर सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये इन्होंने 2009 में कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। फिर बाद में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं चेक करूँ, देखो जब ओल्ड पेंशन स्कीम की बात आती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम में एक खास बात ये है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयी है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। दैट मीन्स यहाँ पे केवल और केवल गवर्नमेंट का खर्चा था। एनपीएस में क्या है, एनपीएस में 10% एम्प्लॉयी देगा, 14.5 या 14% के अराउंड गवर्नमेंट उसमें ऐड करती है, आपकी बेसिक सैलरी, ठीक है? सो एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ देयर बेसिक सैलरी व्हाइल देयर एम्प्लॉयर कैन कंट्रीब्यूट अप टू 14%। अब एम्प्लॉयर यहाँ पे अगर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्राइवेट सेक्टर में फिर अलग-अलग जो भी आपकी बात समझ रहे हो? ठीक है। रिटर्न की बात करते हैं, यहाँ पे तो आपका फिक्स है भैया, यहाँ पे आपका फिक्स है, एलिजिबल 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी प्लस डीए, यहाँ पे डीआर है एक्चुअली, ठीक है? यहाँ पे क्या है 60% लम सम आफ्टर रिटायरमेंट एंड 40% इन्वेस्टेड इन एन्युइटीज। अगेन गवर्नमेंट उसको इन्वेस्ट करती है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन आपको फिर रिटर्न उसी के बेसिस पे मिलता है। टैक्स बेनिफिट्स, इनकम इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 60% एनपीएस में 60% टैक्स फ्री है। अगर आपका 1 करोड़ का अमाउंट बना है तो 60 लाख आपका टैक्स फ्री है। जो 40% अमाउंट जो आपको मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे प्राप्त होगा, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि जो भी हमारे पास अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल होगा, राइट? एक ये चीज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी, कोई वही मार्केट का कोई कंडीशन नहीं है, मंथली है फिक्स इनकम आएगी, ठीक है? बस जो हमारे डीआर जो लगेगा उसके बेसिस पे वो चेंज हो सकता है बट दैट विल बी फिक्स्ड, ठीक है? और उसके साथ-साथ यहाँ पे जब हम एनपीएस की बात करते हैं तो मैंने अभी-अभी बताया द सब्सक्राइबर्स कैन चूज़ देयर एसेट्स एलोकेशन अलाउइंग देम टू जनरेट हायर रिटर्न्स एंड टू बिल्ड अ लार्जर रिटायरमेंट कोर। जो 40% अमाउंट था ना, उसमें आपकी चॉइस होती है कि आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है? आई थिंक एक ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआरडीए जो इस सब इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, तो आप उसको उसके थ्रू आप चूज़ कर सकते हैं, भई आप कहाँ अपना फंड को एलोकेट करना चाहते हैं, कहाँ से हायर रिटर्न्स आ सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, राइट? तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है, यहाँ पे फिक्स है सब कुछ। यानी कि ओपीएस तो ओपीएस एक्चुअली क्या था? ओपीएस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या था, बहुत तगड़ा बर्डन था गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस के ऊपर। भई इतना रेवेन्यू एक्सपेंस। यहाँ पे क्या है, भई एक अगर कोई सरकारी कर्मचारी या कोई भी सरकारी नौकर जो होता था, वो गाँव में आता था, उसकी इज़्ज़त इसीलिए बढ़ती थी कि सरकारी नौकरी है, तो पेंशन भी मिलेगी। और वो पेंशन एक सोशल सिक्योरिटी है क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं। आपका ओपिनियन है, भई गवर्नमेंट ये चाहती थी कि भई हम जो हमारे पास फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, उसको हम सहन कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। सो इट्स ऑल योर परसेप्शन, आप इसको कैसे पर्सीव करते हैं। रिटर्न सर्टेनिटी यहाँ पे मैंने बताया कि इट प्रूव्स रिटर्न सर्टेनिटी एज़ इट इज़ बेस्ड ऑन द लास्ट वेज बाय द एम्प्लॉयी, और यहाँ पे सब कुछ मार्केट लिंक्ड है, मैंने आपको बताया था कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन। तो अगेन यहाँ पे आप कंपैरिज़न वैसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भाई एक आदमी की सैलरी वैसे ही 2 लाख जैसे हमने ली थी ना अभी उसके लिए यूपीएस के लिए। एक आदमी अगर 2 लाख रुपए कमा रहा है या फिर मैं कहूँ कि उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी 2 लाख थी।
ठीक है? लास्ट ड्रॉन सैलरी अगर मान के चलिए रुपीज़ 2 लाख, ठीक है? इस तरीके से, समझे? ये 2 लाख है। तो सर जी इसका 50% दैट मीन्स अगेन मेरे पास 1 लाख आएगा और 1 लाख पे फिर आपका डीआर लगेगा। डीआर मान लो भाई फिर से 50%, तो ये फिर से मेरे पास 50,000 रुपए मिलेंगे। तो इनको जोड़ करके जो बनेगी पेंशन, वो कितनी बनेगी? 1,50,000 बनेगी। ठीक है? तो ये अमाउंट था ओपीएस का। ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें ये था। एनपीएस में क्या है? एनपीएस में मान के चलो आपकी बेसिक सैलरी क्या थी? लास्ट जो बेसिक सैलरी थी, जो लास्ट जो सैलरी थी वो थी हमारे पास, या फिर मैं कहूँ कि क्योंकि ये हमारे पास रिटायरमेंट के बाद का नहीं होता, ये आपका हर मंथ जुड़ता है आपकी सैलरी का, जो भी बेसिक सैलरी है। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसीडर करके चल रहा हूँ कि 1 लाख सैलरी है किसी, ठीक है? 1 लाख सैलरी है। अब 1 लाख सैलरी में ध्यान से सुनिएगा 10% किसका कंट्रीब्यूशन है? आपके एनपीएस अकाउंट में 10% किसका है जी? ये आपका है, यानी कि 10,000 आप देंगे, ठीक है? और 14% ये बेसिक सैलरी बता रहा हूँ मैं, ये मंथली सैलरी नहीं है, बेसिक सैलरी मान के चल रहा हूँ, ठीक है? बेसिक सैलरी, ठीक है? और ये भी आपकी बेसिक सैलरी थी लास्ट। ये तो आई थिंक बेसिक में नहीं, लास्ट ड्रॉन सैलरी पे जाता है, ये लास्ट ड्रॉन सैलरी पे जाता है। दिस इज फिक्स्ड, ये आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी पे जाता है। तो यहाँ पे जब 14% आप देखोगे तो इसका 14% कितना बनेगा? 14,000। तो ये पूरा अमाउंट जुड़ करके आपका सेव हो जाता है। ये पूरा का पूरा अमाउंट आपका सेव हो जाता है, और जब ये पूरा अमाउंट सेव होकर के बनेगा, तो फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं भाई 1 करोड़ का कॉर्पस बना, 2 करोड़ का कॉर्पस बना, डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी, आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी, तो उसके बेसिस पे आपको 60% एक साथ मिल जाता है, फिर 40% आपको रिटर्न में मिलता है कि भाई वो इन्वेस्ट होता है अलग-अलग जगह पे, ठीक है? तो ये है हमारे पास पूरा का पूरा, ये ओपीएस का है, ठीक है? कि ओपीएस कैसे काम करती है, और ये हमारे पास एनपीएस का सिस्टम, राइट? अब थोड़ा-सा तीनों में कंपैरिज़न कर लेते हैं। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। देखो, ओपीएस जो है यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में गारंटीड पेंशन थी, बिल्कुल थी। एनपीएस में नहीं है। क्या यूपीएस में है? यूपीएस में गारंटीड पेंशन है। यूपीएस में गारंटीड, अच्छा, कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। देखो ओपीएस तो नहीं थी, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50%, राइट? यहाँ पे आपका जो एनपीएस की बात आती है, एनपीएस में हमें कंट्रीब्यूशन करना होता है, यूपीएस में भी हमें कंट्रीब्यूशन करना होगा। बात समझ रहे हो? यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, हाँ जी, बिल्कुल है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, दैट मीन्स डीआर जो था वो लगता ही है, तो वही तो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन को बताता है भी, जैसे-जैसे जितना महँगाई बढ़ेगा, महँगाई भत्ता उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं। एनपीएस एक कॉर्पस है, तो आपको रिटायरमेंट के बाद 60% मिल जाता है, 40% आपका इन्वेस्ट हो जाता है। फैमिली पेंशन, तीनों में फैमिली पेंशन है भई, एनपीएस में भी, यूपीएस में भी, ओपीएस में। सब्जेक्ट टू मार्केट रिटर्न्स, यूपीएस और ओपीएस में कुछ नहीं है। एनपीएस ही केवल और केवल सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे काम करता है। तो ये था एक्चुअली पूरा का पूरा डिस्कशन किसका? सर जी ये हमारे पास समझ आ गया कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में क्या डिफरेंस, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ऐसे ही और भी जो हमारे पास इश्यूज आते रहेंगे, जो भी हमारे पास करंट में चीज़ें चलती हैं, उनके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर के आएँगे इसी प्रकार की। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग वेदा अकेडमी एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।